आदिवासी समुदायों की समस्याएं। ब्रॉड माइक्रो थीम, द विशियस साइकिल ऑफ डिस्पोजेशन। डिड यू नो कि इंडिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से जितने भी लोग डिस्प्लेस होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 47% ट्राइबल कम्युनिटी से होते हैं। 47%. That's nearly half. ये नंबर मतलब it's not just a statistic, it's a massive story of displacement. एग्जैक्टली और आज हम इसी स्टोरी के डीप लेयर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड से कुछ अमेजिंग सोर्स मटेरियल है। इसके थ्रू हम इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज को समझेंगे। सही है। और ये सिर्फ अलग-अलग प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं है। It's about connecting the dots. हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, लैंड एलियनेशन, इंडेटेडनेस, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, ये एक दूसरे से जुड़कर एक विशियस साइकिल कैसे बनाती हैं। एक ऐसा साइकिल जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल, इट्स अ चेन रिएक्शन बेसिकली। हम देखेंगे कि कैसे एक प्रॉब्लम दूसरी को ट्रिगर करती है और कैसी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स का इम्पैक्ट आज भी फील होता है। दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन स्टोरीज बिहाइंड द डेटा। तो चलो इससे पहले कि हम डाइव इन करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट टू एवरीवन लिसनिंग। अगर आपको ऐसे डीप डाइव्स पसंद है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। इट हेल्प्स अस अ लॉट। फॉर श्योर। सो व्हाट्स ऑन आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे? ओके, सो हमारा लर्निंग मैप कुछ ऐसा है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे फाउंडेशनल इशू से, लैंड एलियनेशन। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे इंडेबिटनेस यानी कर्ज को लीड करता है। और उसके बाद हम एजुकेशन, हेल्थ और फाइनली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज को डाइसेक्ट करेंगे। करेक्ट। एंड लास्ट में हम एक स्पेशल ग्रुप डीनोटिफाइड ट्राइब्स या डीएनटीज के हिस्टोरिकल इनजस्टिस को भी टच करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स डू इट। टॉपिक लैंड एलियनेशन। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लैंड एलियनेशन का सिंपल मतलब क्या है? बेसिकली इट मींस द प्रोसेस जिसके थ्रू ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके ट्रेडिशनल लैंड से फोर्सफुली या सिस्टमैटिकली सेपरेट कर दिया जाता है। ये उनकी जमीन है फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट अब दैट कनेक्शन इज ब्रेकिंग। राइट। और ये सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है। उनके लिए जमीन उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर, उनका सब कुछ है। सो इमेजिन इसका इम्पैक्ट। बिल्कुल। इसके लिए एक माइक्रो स्टोरी सोचो। इमेजिन एक ट्राइबल फैमिली जो एक फॉरेस्ट में रहती है जनरेशन से, सडनली एक नोटिस आता है कि वहां एक बिग डैम बनेगा। उन्हें वहां से निकालने के लिए बोला जाता है। दैट्स लैंड एलियनेशन इन एक्शन। और ये चेंज हमें डेटा में क्लियरली दिखता है। देखो, 1961 में ऑलमोस्ट 68% ऑफ ट्राइबल्स अपनी लैंड पर फार्मिंग करते थे। दे वर कल्टिवेटर्स। 68%? ओके। हाँ, बट बाय 2011 ये नंबर गिरकर सिर्फ 35% रह गया। वेट व्हाट? 68% से सीधा 35%? दैट्स अ मैसिव ड्रॉप। इट इज। और इसका फ्लिप साइड देखो, जो ट्राइबल्स दूसरों के खेत में काम करते थे यानी एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनका परसेंटेज 20% से बढ़कर ऑलमोस्ट 45% हो गया। ओह माय गॉड। तो इन शॉर्ट 50 साल में लैंड ओनिंग फार्मर्स बिकेम लैंडलेस लेबरर्स ऑन समवन एल्सेस फार्म। ये तो उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम का कंप्लीट इरोजन है। Absolutely. The background is simple. This shift didn't happen overnight. Yeah. It started during the colonial period and has accelerated since. तो इसके कोर लॉजिक पे आते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या है? सोर्स बताता है कि ये अचानक नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। It's multi-layered. सबसे बड़ा रीजन है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। Right. बड़े-बड़े डैम्स, फैक्ट्रीज, माइंस। Right. और दूसरा है इविक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स बनाने के लिए उन्हें उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से निकाल दिया जाता है। आयरॉनिक है ना कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर के सबसे पुराने प्रोटेक्टर्स को ही हटा रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर नॉर्थ ईस्ट और नक्सल एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट है और इन सब के ऊपर देयर इज वीक और फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, एनक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर्स एंड लो लिटरेसी लेवल्स, जिसके कारण वो अपने लीगल राइट्स के लिए फाइट ही नहीं कर पाते। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट कैसा दिखता है? लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी, मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट वाला। हाँ, ये परफेक्ट एग्जांपल है। 2013 में एक मल्टीनेशनल फर्म वेल्सपून ने वहां एक सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया। सोलर पावर तो ग्रीन एनर्जी है। वी थिंक ऑफ इट एज अ गुड थिंग। राइट, बट इसके लिए ऑलमोस्ट 1600 बीघा जमीन अक्वायर की गई। ऑन पेपर इट वाज डेवलपमेंट, लेकिन वहां रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इट वाज फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट एंड पॉवर्टी। उन्होंने डेवलपमेंट की प्राइस अपनी रूट से उखड़ कर चुकाई। तो इसका कंक्लूजन क्या है? व्हाट्स द टेकअवे एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन? द ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2014 कुछ सॉलिड रिकमेंडेशंस देती हैं। पहला, एग्जिस्टिंग लॉज जैसे PESA 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। ओके, दैट मेक्स सेंस। क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली डज पेसा डू? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेट क्वेश्चन। पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट बेसिकली ग्राम सभाज यानी विलेज असेंबलीज को उनके एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल देता है। मतलब उनसे पूछे बिना वहां माइनिंग या लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता। इट गिव्स देम पावर। गॉट इट। तो इसको इंप्लीमेंट ना करना इज लाइक उनसे उनकी आवाज छीन लेना। एग्जैक्टली। दूसरी रिकमेंडेशन है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में चेंज। सिर्फ पैसा मत दो, लैंड फॉर लैंड कॉम्पेंसेशन दो। लैंड फॉर लैंड, ये सुनने में तो लॉजिकल है, लेकिन एक और सवाल, इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आते होंगे? गवर्नमेंट के पास हर डिस्प्लेस्ड फैमिली को देने के लिए लैंड कहां से आएगी? ये एक वैलिड चैलेंज है। लैंड बैंक्स क्रिएट करना या जो अक्वायर्ड लैंड यूज नहीं हुई है उसे वापस रिटर्न करना, ये कुछ ऑप्शंस है। विल पावर की जरूरत है। ट्रू। एक थर्ड क्वेश्चन, ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इविक्शन होता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? कांट ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्ट? ऑफन दे कैन। रिपोर्ट कहती है कि इविक्शन तभी लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब को एग्जिस्टेंस रियली इम्पॉसिबल हो, और वो भी ग्राम सभा की कंसेंट से।
बहुत से मॉडल्स हैं जहां लोकल कम्युनिटीज कंजर्वेशन में पार्टनर्स बनती हैं। दैट साउंड्स मोर सस्टेनेबल। फोर्थ क्वेश्चन, ये जो लो लिटरेसी की बात है, इसका लैंड एलिनेशन से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है? बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको अपने लीगल राइट्स जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा। कोई आपसे किसी भी कागज पर अंगूठा लगवाकर आपकी जमीन ले सकता है। नॉलेज इज पावर, लिटरली। राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बीडी शर्मा की बात का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि हमें डेवलपमेंट की अपनी सोच पर फिर से विचार करने की जरूरत है? उनका मतलब था कि हमारा करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टॉप डाउन है। हम जीडीपी नंबर्स देखते हैं पर ह्यूमन कॉस्ट नहीं देखते। ट्रू डेवलपमेंट वो है जो इंक्लूसिव हो, जो सबसे वल्नरेबल इंसान से शुरू हो। इट रिक्वायर्स एन एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, दूसरों के पेन से कनेक्ट करना। वाओ, दैट्स पावरफुल। Okay, now for everyone listening, pause and practice saying this part aloud. Land alienation disconnects tribal communities from their identity, culture, and livelihood, pushing them from being cultivators to laborers. गुड वन। चलो प्रैक्टिसिंग दैट। So, in short, land alienation is the root cause that triggers a domino effect of poverty and marginalization. बिल्कुल सही। और जब किसी से उसकी जमीन छीन ली जाती है तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होता है? डेस्परेशन में दे फॉल इनटू डेट। Exactly. और ये हमें हमारे सेकंड टॉपिक पर ले आता है, टॉपिक indebtedness. हुक ये है, कॉलोनियल रूल में जब ट्राइबल एरियाज में रोड्स बनाई गईं तो उन्हें रोड्स ऑफ डेवलपमेंट कहा गया, लेकिन उन्हीं रोड से मनी लैंडर्स, कंट्रैक्टर्स और एक्सप्लॉइटर्स उन तक पहुंचे और वो रोड्स बन गईं रोड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। Wow, that's a powerful image. तो इनडेटेडनेस यानी कर्ज का मतलब क्या है? It's a state of being trapped in debt, often to informal sources like moneylenders, with extremely high interest rates. और आज it is estimated कि 43% ट्राइबल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है और इनमें से मेजॉरिटी डेट में है। अम्मा की फसल खराब हो गई, अब उसके पास फैमिली को फीड करने के लिए पैसे नहीं है, बैंक्स उसके विलेज में है नहीं, तो वो लोकल मनी लेंडर के पास जाता है जो उसे हाई इंटरेस्ट पर लोन देता है। दैट्स द ट्रैप। चलो इसकी कंटेंट डिस्कशन करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। बैकग्राउंड ये है कि ये प्रॉब्लम भी कॉलोनियल टाइम से है जब कैश इकोनॉमी को ट्राइबल एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया। राइट। तो इसके कोर रीजंस क्या है? सोर्स क्या कहता है? 4 मेन रीजंस हैं। एक, अनप्रोडक्टिव पर्पसेस पर खर्च करना जैसे फेस्टिवल्स या रिचुअल्स पर सोशल प्रेशर में आकर। 2, फॉर्मल बैंकिंग की कमी जिसकी वजह से मनी लेंडर्स पर हैवी डिपेंडेंस है। ओके। 3, पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और 4, ऑफ कोर्स, लॉस ऑफ राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट्स, जिससे उनकी इनकम सोर्स ही खत्म हो जाती है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड के जौनसर बाबर रीजन के कोल्टास ट्राइब का केस स्टडी, तो मतलब इट्स हॉरिफाइंग। हाँ, वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। कोल्टास को लोकल हायरार्की में सबसे नीचे माना जाता है और उन्हें लैंड ओन करने की परमिशन ही नहीं है। अपनी पॉवर्टी के कारण उन्हें राजपूत और ब्राह्मण मनी लेंडर्स से हेवी इंटरेस्ट रेट्स पर लोन लेना पड़ता है। और जब वो लोन नहीं चुका पाते तो वो बॉन्डेड लेबरर बन जाते हैं और ये डेट सिर्फ उनकी लाइफ तक नहीं रहता, इट्स जनरेशनल। बाप का कर्ज बेटा चुकाता है अपनी पूरी लाइफ उनके लिए काम करके। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ बॉन्डेज। ये तो मॉडर्न डे स्लेवरी जैसा है। इसका लीगल सॉल्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 इसके खिलाफ है। बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 भी है। आरबीआई ने भी बैंक्स को ट्राइबल एरियाज में ब्रांचेस खोलने के लिए प्रायोरिटाइज करने को कहा है, बट जमीनी हकीकत अभी भी डिफरेंट है। तो इसका कंक्लूजन या रिकमेंडेशंस क्या है? Recommendations include organizing self-help groups, SHGs, promoting microcredit services और agricultural based industry से employment generate करना। और सबसे important, money lenders पर strict regulation। राइट। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला सवाल, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। फेस्टिवल्स तो कल्चर का पार्ट है ना, इससे डेट ट्रैप कैसे शुरू होता है? गुड पॉइंट। प्रॉब्लम फेस्टिवल सेलिब्रेट करना नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब सोशल स्टेटस या प्रेशर के कारण आप अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा खर्च कर देते हो, जैसे दहेज या शादी में, और उसके लिए लोन लेना पड़ता है। इट्स अ सोशल इशू टाइड टू एन इकोनॉमिक वन। समझा। सेकंड क्वेश्चन, बैंक्स ट्राइबल एरियाज में ब्रांचेस क्यों नहीं खोलना चाहते आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद भी? ये जो कोल्टास का केस है, ये इतना एक्सट्रीम क्यों है? ऐसा क्या है उस रीजन के सोशल स्ट्रक्चर में? वहां एक बहुत ही रिजिड कास्ट बेस्ड हायरार्की हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती आई है। कोल्टास को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था। उन्हें लैंड राइट से कॉन्शियसली एक्सक्लूड किया गया टू एंश्योर अ परमानेंट सोर्स ऑफ चीप लेबर फॉर द अपर कास्ट्स। ये एक डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। That's really sad. Fourth question. Self-help groups SHGs इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एग्जैक्टली कैसे हेल्प करते हैं? SHGs बेसिकली 10-20 लोगों का ग्रुप होता है जो रेगुलर सेविंग्स करते हैं। फिर उस पूल्ड मनी से मेंबर्स को लो इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। ये उन्हें मनी लेंडर के पास जाने से बचाता है। इट ऑल्सो बिल्ड्स कम्युनिटी सॉलिडारिटी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। So it's like a community-owned mini bank. Cool. Last question. अगर बॉन्डेड लेबर एक्ट है, तो ये प्रैक्टिस अभी तक चल क्यों रही है? इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू है? मेन इशू है आइडेंटिफिकेशन और रिहैबिलिटेशन। बॉन्डेड लेबरर्स ऑफन डर के मारे सामने नहीं आते, और इवन अगर उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है तो उनके पास ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं होता और वो वापस उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। लॉ अकेले काफी नहीं है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जरूरी है। Makes sense. अब टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू। सब लोग प्रैक्टिस सेइंग दिस।
Indebtedness in tribal communities is a trap fueled by a lack of formal banking, social pressures, and land alienation, often leading to generational bonded labor. चलो प्रैक्टिस करो. In short, indebtedness is the chain that ties them to poverty, making escape nearly impossible. और सोचो, जब पेट भरने की चिंता हो, सर पे कर्ज हो, तो बच्चों को स्कूल भेजना कितनी बड़ी प्रायोरिटी होगी? Almost zero. और ये हमें साइकिल की तीसरी कड़ी तक ले आता है. टॉपिक लो एजुकेशनल अटेनमेंट. हुक ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 कहता है कि स्टेट को शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशनल इंटरेस्ट का स्पेशल केयर करना होगा. सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल्स, मिड डे मील्स जैसी इनिशिएटिव्स ली भी हैं. और इसका असर दिखा भी है. ये एक पॉजिटिव स्टार्ट है. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ट्राइबल्स की लिटरेसी रेट 59% है, 59%. ओके. जो 1981 में सिर्फ 16.3% थी. सो दिस इज अ बिग जंप. वाओ, 16 से 59%. दैट्स इंप्रेसिव प्रोग्रेस. हाँ, बट यहाँ एक बट है. इसी टाइम पीरियड में नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट के साथ उनका जो गैप है वो सिर्फ 5% कम हुआ है. एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं, पर बाकी कंट्री उनसे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है. सो द रिलेटिव गैप इज स्टिल ह्यूज. ओह, तो ये एक तरह से रनिंग अ रेस है जिसमें आपकी स्पीड बढ़ तो रही है पर दूसरे आपसे ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं. सो यू आर स्टिल फॉलोइंग बिहाइंड. प्रिसाइसली. लेट्स डिस्कस दिस फर्दर. इसका बैकग्राउंड ये है कि ट्रेडिशनली उनका नॉलेज सिस्टम ओरल था, प्रैक्टिकल था, उनके एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था. फॉर्मल स्कूलिंग एक एलियन कॉन्सेप्ट था. राइट. तो इसके कोर रीजंस क्या हैं? ये गैप क्यों बना हुआ है? सोर्स के हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है लैंग्वेज बैरियर. ज्यादातर स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो लैंग्वेज होती है जो ट्राइबल बच्चे घर पे नहीं बोलते. इमेजिन आपको फ्रेंच में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं. आई वुड फेल फॉर श्योर. कुछ समझ ही नहीं आएगा. एग्जैक्टली. इसके अलावा स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन और सोशल प्रेजुडिस, गवर्नमेंट फैसिलिटीज में करप्शन और पॉवर्टी जो बच्चों को स्कूल छोड़कर काम करने पर मजबूर करती है. इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट कैसा है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का केस स्टडी तो मतलब इट्स हार्ट ब्रेकिंग. इट्स अनबिलीवेबल. एक प्राइमरी स्कूल में सभी घासिया ट्राइबल स्टूडेंट्स को उनकी एज या कुछ भी हो एक ही क्लासरूम में बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बिठाया जाता था. व्हाट? सेम क्लास रिगार्डलेस ऑफ एज और अलग से? हाँ, टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे, उन्हें गंदा और अ बिग प्रॉब्लम कहते थे. ये एजुकेशन के नाम पर अब्यूज है. ऐसे एनवायरनमेंट में कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता होगा. बिल्कुल. और इसका रिजल्ट होता है वेरी हाई ड्रॉप आउट रेट्स. द टेक अवे हियर इज दैट एक्सेस टू अ स्कूल बिल्डिंग इज नॉट द सेम एज एक्सेस टू एजुकेशन. तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सा कमेटी रिपोर्ट यहाँ भी कुछ कहती है. हाँ, कुछ वेरी कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस हैं, जैसे ट्राइबल सब प्लान फंड जो स्पेसिफिकली ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज हो. टीचर्स की लोकल लेवल पर रिक्रूटमेंट हो ताकि वो बच्चों की लैंग्वेज और कल्चर को समझें. और लैंग्वेज बैरियर का क्या? उसके लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का प्रोविजन, जिसमें अर्ली एजुकेशन बच्चों की मदर टंग में हो. ओडिशा का मॉडल इसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल है. और करिकुलम में उनके लोकल कल्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड करना. मेक सेंस. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चनिंग. फर्स्ट, ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मॉडल एग्जैक्टली काम कैसे करता है? बेसिकली क्लास 1 और 2 में सारे सब्जेक्ट्स बच्चों की ट्राइबल लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं और स्टेट लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है. धीरे धीरे हायर क्लासेस में स्टेट लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाती है. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज. So it eases them into the new language instead of shocking them. Smart. Second question. Local teachers recruit करने से क्या सिर्फ लैंग्वेज का फायदा है या और भी कुछ? बहुत फायदे हैं. लैंग्वेज के अलावा लोकल टीचर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं. वो बच्चों से बेटर कनेक्ट कर पाते हैं. टीचर एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम भी कम होती है और कम्युनिटी का स्कूल में ट्रस्ट बढ़ता है. राइट. थर्ड क्वेश्चन. ये जो सोनभद्र वाला केस है, इसमें स्कूल के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया? ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म है? आइडियली स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज और चाइल्ड राइट्स कमीशंस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ऑफन ये मैकेनिज्म्स वीक होते हैं या उनमें डोमिनेंट कम्युनिटीज का इन्फ्लुएंस होता है. जाका कमेटी ने इसीलिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाने की रिकमेंडेशन दी है टू प्रोटेक्ट ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. मॉनिटरिंग इज की. फोर्थ क्वेश्चन. मिड डे मील जैसी स्कीम्स ड्रॉप आउट रेट्स कम करने में कितनी इफेक्टिव हैं? दे आर वेरी इफेक्टिव एक्चुअली. फॉर अ पुअर फैमिली, स्कूल में मिलने वाला एक टाइम का खाना बच्चे को स्कूल भेजने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है. इट इंप्रूव्स बोथ एनरोलमेंट एंड न्यूट्रिशन. बट इसमें भी करप्शन और क्वालिटी इश्यूज एक चैलेंज है. गॉट इट. फाइनल क्वेश्चन. एजुकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एज पर द सोर्स? सिर्फ जॉब्स? नहीं, सॉस कहता है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब पाना नहीं होना चाहिए. इट शुड बी टू एम्पावर देम. उन्हें उनके एनवायरनमेंट और सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग देना और उन्हें ऐसी स्किल्स देना जिससे वो अपने सराउंडिंग्स में एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड कमा सकें. इट्स अबाउट एम्पावरमेंट, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट. ब्यूटिफुली पुट. Okay. Practice cue time. Let's practice saying low educational attainment among tribals is not about unwillingness to learn. It's a systemic issue of language barriers, discrimination, and a curriculum that alienates them from their culture. Practice that. In short, without inclusive and culturally sensitive education, the cycle of poverty cannot be broken. Exactly. और जब education ही नहीं है तो health और nutrition के बारे में awareness कहाँ से आएगी? This brings us to the next point. Topic: poor health and nutritional standards. इसका hook ये है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ सिर्फ डिजीज का एब्सेंस नहीं है, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग की स्टेट है. और इस डेफिनेशन के हिसाब से ट्राइबल पीपल आर अमंग द मोस्ट डिप्राइव्ड. और इसके स्टैट्स मतलब दे शॉकिंग. ट्राइबल्स में चाइल्ड मोर्टालिटी रेट 35.8,
नेशनल एवरेज 18.4 से ऑलमोस्ट डबल है। डबल। इसका मतलब है कि एक ट्राइबल बच्चे के मरने की प्रोबेबिलिटी नॉन ट्राइबल बच्चे से डबल है और ऑलमोस्ट 49% ट्राइबल वुमेन का BMI 18.5 से कम है, विच इंडिकेट्स क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ब्रॉडली किस तरह की हैं? सोर्स उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 1. मैलन्यूट्रिशन और कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे टीबी, मलेरिया। 2. जेनेटिक डिजीजेस जो ट्राइबल्स में ज्यादा कॉमन है जैसे सिकल सेल डिजीज। एंड 3 3. डिजीजेस ऑफ मॉडर्निटी जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड टोबैको अल्कोहल एडिक्शन। सो इट्स अ ट्रिपल बर्डन। लेट्स डिस्कस दिस। इसका बैकग्राउंड क्या है? व्हाई आर दे सो वल्नरेबल? इसके पीछे के सोशल रीजंस वही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज और पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई पार्टिसिपेशन ना होना। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखते हैं। ओडिशा के जॉन्ग चिल्ड्रन का केस स्टडी इज अ ट्रैजिक एग्जांपल। बहुत ट्रैजिक। 2016 में सिर्फ 3 महीनों में 19 बच्चों की मैलन्यूट्रिशन से डेथ हो गई 19 चिल्ड्रन इन 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि उनका नियरेस्ट हेल्थ सेंटर वाज 40 किलोमीटर्स अवे। उन्हें गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था। ये एक डेथ एक सिस्टेमिक फेलियर था। 40 किलोमीटर्स, ये तो सोचना भी मुश्किल है। The takeaway here is that healthcare needs to be accessible and affordable. So, what are the recommended solutions? सॉल्यूशंस में कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, जैसे ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज ऑर्गेनाइज करना ताकि लोकल लोग अपनी हेल्थ पॉलिसीज बनाने में पार्टिसिपेट करें। That's empowering. हाँ, फिर एम हेल्थ इनिशिएटिव्स का यूज करना, जैसे झारखंड के खुंटी में टीबी डिटेक्शन के लिए किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राइबल ट्रेडिशनल हीलर्स यानी वैद्यस के नॉलेज को रिस्पेक्ट करना और उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम में इंटीग्रेट करना। Cross question time. First, ये ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नॉर्मल ग्राम सभा से कैसे अलग है? ये स्पेसिफिकली हेल्थ फोकस्ड मीटिंग होगी जहां कम्युनिटी अपने हेल्थ इश्यूज डिस्कस करेगी, लोकल सोल्यूशन सजेस्ट करेगी और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराएगी। इट्स अबाउट ब्रिंगिंग हेल्थ गवर्नेंस टू द कम्युनिटी लेवल। So, participatory healthcare. Cool. Second question. सिकल सेल डिजीज ट्राइबल्स में इतनी कॉमन क्यों है? ये एक जेनेटिक कंडीशन है। साइंटिस्ट बिलीव कि सिकल सेल ट्रेट ने हिस्टोरिकली उन्हें मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी। जिन एरियाज में मलेरिया कॉमन था वहां ये जीन सर्वाइव कर गया, सो इट्स एन एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ। बट अब ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। Wow, that's fascinating. An evolutionary reason. Third question. ट्रेडिशनल हीलर्स को मॉडर्न मेडिसिन में इंटीग्रेट करने में क्या चैलेंजेस हैं? दोनों सिस्टम्स तो बहुत अलग हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और वैलिडेशन का। मॉडर्न डॉक्टर्स ऑफन उनके नॉलेज को अनसाइंटिफिक मानते हैं। इसके लिए एक ब्रिज कोर्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर नॉलेज और एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जहां वो सिंपल एलिमेंट्स ट्रीट करें और सीरियस केसेस को रेफर करें। एक ब्रिज। राइट। फोर्थ, एम हेल्थ यानी मोबाइल हेल्थ रिमोट एरियाज में कैसे काम कर सकता है जहां कनेक्टिविटी ही एक मेजर इशू है? वैलिड पॉइंट। लेकिन अब मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। सिंपल टेक्स्ट मैसेज रिमाइंडर्स फॉर मेडिकेशन या हेल्थ वर्कर्स को टैबलेट्स देकर डेटा कलेक्ट करना, ये सब लो बैंडविड्थ पर भी हो सकता है। खुंटी में हेल्थ वर्कर्स ने टीबी पेशेंट्स की फोटोज लेकर डॉक्टर्स को भेजी फॉर डायग्नोसिस। टेक्नोलॉजी को क्रिएटिवली यूज करना होगा। क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैलन्यूट्रिशन का इशू सिर्फ फूड की कमी है या इसमें और भी डायमेंशंस हैं? It's much more than just lack of food. It's about lack of nutritious food, poor sanitation जो infections cause करता है, lack of clean drinking water and lack of awareness about infant feeding practices. ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ रेशन देके सॉल्व नहीं किया जा सकता। राइट, इट्स अ होल इकोसिस्टम। Now for the practice cue. Yeah. Let's say together. The poor health of tribal communities is a result of a triple burden of diseases, systemic neglect, and a healthcare system that is inaccessible and culturally disconnected. Practice that, dost. In short, poor health locks them in a state of vulnerability, making it impossible to work or learn effectively. अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखो। जमीन नहीं है, कर्ज है, एजुकेशन अधूरी है, हेल्थ खराब है। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट मार्केट में उनकी क्या जगह होगी? Exactly. और ये हमें इस साइकिल की फाइनल और शायद सबसे डिफिकल्ट कड़ी तक ले आता है। टॉपिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज। इसका हुक सिंपल है। उनकी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड उनके नेचुरल सराउंडिंग से जुड़ी थी। मॉडर्नाइजेशन ने उन्हें जॉब मार्केट में आने के लिए फोर्स किया जहां उनके पास compete करने के लिए स्किल्स नहीं है। सो दे आर ट्रैप्ड बिटवीन टू वर्ल्ड्स। डेटा इसकी स्टोरी बताता है। 80% ऑफ द ट्राइबल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर यानी फार्मिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं और इनमें से 44% एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। मतलब लैंडलेस लेबरर्स। हाँ, और कैजुअल लेबर यानी डेली वेज वर्क में लगे ट्राइबल फैमिलीज का परसेंटेज 21% सभी सोशल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा है। इसलिए इट्स नो सरप्राइज कि उनकी एनुअल इनकम सभी ग्रुप्स में सबसे कम है। इसके रीजंस आई गेस वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। Yes, the core logic is the same interconnected web. Low awareness, land alienation, low literacy, displacement, and exploitation. Let's talk about the real world impact. असम के टी गार्डन्स में काम करने वाले ट्राइबल्स का केस स्टडी इस एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करता है। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्हें 8 आवर्स में 25 किलोग्राम्स टी लीव्स कलेक्ट करनी होती हैं। एक बैक ब्रेकिंग जॉब, और उसके लिए उन्हें डेली वेज कितना मिलता है? सिर्फ 145 से 167 रुपीज। That is way below the minimum wage. और कई गार्डन्स में पीने के पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। इट्स अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन, बट इसमें भी कुछ पॉजिटिव टेकअवेज हैं। रेकमेंडेशंस हैं कि एसएजीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे मेथड्स को प्रमोट किया जाए, जैसे ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पोरजा ट्राइब ने किया। एग्जैक्टली। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुली अडॉप्ट की
जिससे उनकी इनकम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। इसके अलावा ट्राइफेड को अपने ट्राइब इंडिया ब्रांड को एक्सपैंड करना चाहिए और रिजर्व जॉब्स में जो वैकेंसीज हैं उन्हें फिल करना चाहिए। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, ये ट्राइफेड और ट्राइब इंडिया ब्रांड क्या है, ये कैसे हेल्प करता है? ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका काम है ट्राइबल प्रोडक्ट्स जैसे हैंडीक्राफ्ट्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मार्केट करना। ट्राइब इंडिया उनके रिटेल आउटलेट्स का ब्रांड नेम है। ये मिडलमैन को एलिमिनेट करके आर्टिजन्स को बेटर प्राइस दिलाता है। सो इट्स अबाउट मार्केट लिंकेज। गुड। सेकंड क्वेश्चन, ये जो रिजर्व जॉब की वैकेंसीज हैं ये खाली क्यों रह जाती हैं? इसके कई रीजंस हैं। एक, एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल्स। 2, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बायसेस होते हैं। 3, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती ही नहीं और कभी-कभी डिपार्टमेंट्स डेलिबरेटली उन्हें फिल नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सॉल्यूशंस स्केलेबल हैं, क्या ये सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए काम कर सकते हैं? ये एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। ये उन एरियाज में काम करेगा जहां उनके पास थोड़ी लैंड है और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ फार्मिंग है। दूसरे एरियाज जैसे जहां वो कंप्लीटली लैंडलेस हैं, वहां स्किल डेवलपमेंट और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना होगा। सोल्यूशन को लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेलर करना पड़ेगा। राइट, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। फोर्थ क्वेश्चन, कैजुअल लेबर में उनका परसेंटेज इतना हाई क्यों है? व्हाट डज इट से अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन? इट शोज एक्सट्रीम इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। कैजुअल लेबर का मतलब है नो जॉब सिक्योरिटी, नो बेनिफिट्स, नो फिक्स्ड इनकम। आप रोज काम ढूंढते हो और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन आपकी फैमिली भूखी रहती है। इट्स अ साइन ऑफ डेस्परेशन। दैट्स अ वेरी प्रिकैरियस एग्जिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे एम्प्लॉयमेंट इशू में माइग्रेशन का क्या रोल है? माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब लोकल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो वो सिटीज की तरफ माइग्रेट करते हैं फॉर वर्क, मोस्टली इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। वहां उनका और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो सोशल सपोर्ट सिस्टम से कट जाते हैं और उनके बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाती है। इट्स अनदर ट्रैप। राइट, द साइकिल कंटिन्यूज। Practice Q. Let's practice this sentence. Employment issues for tribals stem from the loss of traditional livelihoods and a lack of skills for the modern job market, pushing them into a cycle of casual labor and exploitation. Practice that. In short, without dignified employment, they can never achieve economic independence and break free from the cycle. अब तक हमने इन सभी प्रॉब्लम्स की बात की, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसके ऊपर एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस का बोझ है, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं। You're talking about the denotified tribes or DNTs. हाँ, and this is our final and a very important topic. Topic. Denotified tribes, DNTs. इसका हुक एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस है। 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मतलब इस लॉ के अंडर उन्होंने कई नोमैडिक और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को बॉर्न क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया। वेट, बॉर्न क्रिमिनल्स, जन्म से ही क्रिमिनल जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए, ये कैसा लॉ था? जी हाँ, इट वॉज एज अब्सर्ड एज इट साउंड्स। इसका मतलब था कि उस कम्युनिटी में पैदा होने वाला हर इंसान, मैन, वुमन, चाइल्ड, बाय बर्थ एक क्रिमिनल है। पुलिस उन पर सर्वेलेंस रखती थी, उन्हें बिना वजह अरेस्ट कर सकती थी। इट वॉज अ लॉ बेस्ड ऑन प्रेजुडिस। दिस इज अनबिलीवेबल। तो आजादी के बाद इस लॉ का क्या हुआ? आजादी के बाद 1952 में इस लॉ को डीनोटिफाई या रिपील कर दिया गया। इसीलिए इन कम्युनिटीज को डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। लेकिन लॉ तो चला गया, पर वो जो क्रिमिनल होने का स्टिग्मा था, वो कलंक आज भी उनके माथे पर लगा हुआ है। लेट्स डिस्कस दिस। आज उनकी सिचुएशन क्या है? आज उनकी पॉपुलेशन अराउंड 10 करोड़ है एंड दे आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। आंध्र प्रदेश में 14 DNTs पर एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ देम स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड पुलिस हरासमेंट। और उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हाँ, ज्यादातर के पास ST सर्टिफिकेट या राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण वो किसी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाते। वो कलंक उनका पीछा नहीं छोड़ता। सोसाइटी और पुलिस आज भी उन्हें क्रिमिनल्स की नजर से देखती है। तो इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? व्हाट्स द टेकअवे? द आइडिड कमीशन रिपोर्ट ऑफ 2018 कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देती है। फर्स्ट, उन्हें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन दो। सेकंड, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जो पुराने लॉ की ही परछाई है, उसे रिपील करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी सिस्टमैटिक पॉपुलेशन काउंट करो इन द नेक्स्ट सेंसस। जब तक हमें उनकी एग्जैक्ट नंबर्स और कंडीशंस नहीं पता होंगी, हम उनके लिए टारगेटेड पॉलिसीज नहीं बना सकते। राइट। क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, ब्रिटिश ने ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया ही क्यों था? व्हाट वाज देयर लॉजिक? उनका लॉजिक कॉलोनियल कंट्रोल था। ये नोमैडिक ग्रुप्स उनके कंट्रोल से बाहर थे, एक जगह टिकते नहीं थे, उन पर टैक्स लगाना मुश्किल था। So to control their movement and settle them, they branded them as criminals. It was a tool of administration and subjugation. So it was about control, not crime. Got it. Second question. Denotified, nomadic and semi-nomadic. इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है? Denotified tribes, DNTs, specifically उन communities को रेफर करता है जो Criminal Tribes Act के अंदर listed थे। Nomadic tribes, NTs, वो हैं जो continuous movement में रहते हैं for their livelihood. Semi-nomadic SNTs, वो हैं जो साल के कुछ हिस्से में मूव करते हैं और बाकी टाइम सेटल्ड रहते हैं। इनमें काफी ओवरलैप है। Okay, that clarifies things. Third question. Why don't they have basic documents like ration cards?
इसके पीछे क्या रीजन है? उनके नोमैडिक लाइफस्टाइल के कारण उनके पास परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं होता जो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी है। कांस्टेंट मूवमेंट के कारण वो गवर्नमेंट स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी छूट जाते हैं और स्टिग्मा के कारण ऑफिशियल्स भी उन्हें हेल्प करने में रिलक्टेंट होते हैं। इट्स अ सिस्टेमिक एक्सक्लूजन। फोर्थ क्वेश्चन, ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट क्या है और ये डीएनटीज को कैसे अफेक्ट करता है? 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील करने के बाद कई स्टेट्स ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बना दिए। ये लॉज पुलिस को पावर देते हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स पर सर्वेलेंस रखें, लेकिन पुलिस इसका यूज डीएनटी कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए करती है, बेसिकली उन्हें पुराने स्टिग्मा के बेसिस पर हैरास करने के लिए। ये अ न्यू बॉटल में ओल्ड वाइन जैसा है। So the old prejudice continues under a new law. Shocking. Last question. उनके ट्रेडिशनल आर्ट्स जैसे जगलिंग को प्रमोट करने से उन्हें कैसे हेल्प मिलेगी? उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस लाइक एक्रोबैटिक्स, स्नेक चार्मिंग, पपेट्री को सोसाइटी अब आउटडेटेड मानती है और वाइल्ड लाइफ लॉज के कारण उन पर बैन भी लग गया है। इससे उनकी लाइवलीहुड छिन गई है। उनकी इन यूनिक स्किल्स को एज अ कल्चरल आर्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज करके प्रमोट करने से उन्हें एक डिग्निफाइड वे ऑफ अर्निंग मिल सकता है जो उनकी आइडेंटिटी से भी जुड़ा हो। Right. It's about restoring their dignity. Yes. Practice क्यों? Denotified tribes carry the historical stigma of the Criminal Tribes Act, facing systemic discrimination and exclusion from basic citizen rights even today. Practice that. In short, the DNTs are citizens of India who are still waiting for their independence from a colonial era stigma. Exactly. तो broad micro theme recap. The vicious cycle of dispossession. Let's do a final recap. हमने देखा कि सारी प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड हैं। पहला, लैंड एलिनेशन उनसे उनकी इकोनॉमिक बेस और आइडेंटिटी छीन लेता है। दूसरा, ये उन्हें इंडेटेडनेस और बॉन्डेड लेबर के ट्रैप में धकेलता है। तीसरा, पॉवर्टी के कारण उनके बच्चे लो एजुकेशनल अटेनमेंट का शिकार होते हैं। और इसके बाद फोर्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज की कमी से उनके हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर रहते हैं। फिफ्थ, ये सब मिलकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एक वल्नरेबल पोजीशन में डाल देता है। और फाइनली, डीएनटीएस जैसे ग्रुप्स के केस में इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर हिस्टोरिकल इनजस्टिस का बोझ भी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। चलो, अब लिसनर्स के लिए 6 शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स। ट्राई टू आंसर दीस फॉर योरसेल्फ। लैंड फॉर लैंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है? कुल्टास ट्राइब का केस बॉन्डेड लेबर के जनरेशनल एस्पेक्ट को कैसे दिखाता है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मॉडल ओडिशा में कैसे काम करता है? 4, ट्राइबल कम्युनिटीज ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज का सामना कैसे कर रही हैं? असम के टी गार्डन्स का केस मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल कैसे है? डीनोटिफाइड का लिटरल मतलब क्या है और ये डीएनटीज की करंट रियलिटी से ये डिफरेंट क्यों है? ग्रेट क्वेश्चंस। अब एक सिंपल चैलेंज फॉर एवरीवन। आज जो हमने 6 टॉपिक्स डिस्कस किए, उनमें से किसी एक सेगमेंट को लाउड आउट प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। इट विल हेल्प यू इम्बाइब द कंटेंट। एंड फाइनली, आवर सोर्स डीएनटीज के बारे में कहता है, इट इज टाइम दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ये बात सिर्फ डीएनटीज पर नहीं, सभी ट्राइबल कम्युनिटीज पर अप्लाई होती है और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या है वो सवाल? आखिर डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है अगर वो अपने ही देश के करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ देता है? सवाल ये नहीं है कि पॉलिसीज उनके लिए फॉर देम कैसे बने, सवाल ये है कि पॉलिसीज उनके साथ विद देम कैसे बने, जो उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर और उनके नॉलेज को रिस्पेक्ट करें। ये एक ऐसा थॉट है जिसके साथ हम सबको बैठना चाहिए। हमारे साथ इस डीप डाइव के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये डिस्कशन इंसाइटफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डीप डाइव में।